I scored 96.25% in class 12 and trust me मैं कोई बचपन से टॉपर वाला बच्चा नहीं था. I had to go through a lot of struggles and pain to finally realize कि आपके नंबर एक्चुअली कैसे आते हैं. मेरे हाफ ईयरलीज में सिर्फ 59% आए थे. मैं एक सब्जेक्ट में फेल भी हुआ था. तो मेरे जैसा इंसान कैसे 96.25% ले आया, कैसे रामजस कॉलेज में दाखिला लेके इंग्लिश ऑनर्स में भी टॉप कर ली, कैसे इन द पास्ट 5 years how have I and my team at Grand Acad here have been able to mentor thousands and thousands of students who have scored even more than 97%. How did this happen? You will find out in this video. So watch this video till the end. It is going to be a complete video. It is going to be a complete value giving video. आपको इसमें इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें पता चलने वाली हैं, आपको वो सिंपल लगेंगी और आप उसे जब फॉलो करोगे तो आपको लगेगा oh my god, there is so much complexity in this simplicity. This simplicity will actually help me get my board exam scores up. Followed these simple tips and strategies, you can literally just copy me. You don't even have to think for yourself. Just copy me, man. If you're serious about scoring high, follow what I'm saying. This can be an absolute game changer for all you Grand Acad champions. Tip number 1. 80% of your time needs to go to the 20% of things that matter most. इससे मेरा क्या मतलब है बेटा? This is called the Pareto principle, and what I mean by this is 80% of your time needs to go towards 20% of the topics that are asked very frequently. आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें हमें पता है that there are topics जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमेशा एक सवाल देखोगे. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको हमेशा आएंगे. पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी के ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना है. स्टेट यूनिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है. हिस्ट्री में बर्नियर इब्न बतूता के बारे में पूछा ही जाएगा. इसमें आपको पता है डेरिवेशंस तो आनी ही आनी है. कोई भी सब्जेक्ट हो, यू नो दैट सिलेबस में या फिर एक चैप्टर में 20% ऑफ टॉपिक्स से तो 100% क्वेश्चन बनना है. तो 80% ऑफ योर स्टडी टाइम नीड्स टू गो टुवर्ड्स परफेक्टिंग दीज थिंग्स एंड 20% नीड्स टू गो टुवर्ड्स परफेक्टिंग द अदर थिंग्स. रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% ऑफ टाइम देना है. अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके हम नंबर ले आएंगे. ये पी ना दैट डजंट वर्क एनीमोर बेटा. माय डियर चैंपियन, माय डियर ग्रैंड अकैड चैंपियंस, दिस डजंट वर्क. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर अ मिथ बट रिपीटेड टॉपिक्स आर अ रियलिटी. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आई मीन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट ये नहीं है ना कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाएं. अब बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं तो सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा. सो you can never master the entire syllabus, but you can master the concepts that are repeated every single year. That's what I did. I understood कि there are things that matter more, और NCERT वो highlight भी कर देती है. अब obviously जो 1 markers होते हैं वो especially in important topics से नहीं आते, so you have to take that into account. 80% of the paper अगर आप देखोगे ना, it comes from 20% of topics. You can go and verify that. So what you should do and what I did is that I analyzed every chapter on my own. और आपको ये नहीं देखना previous year questions में क्या आया था और इस बार क्या आने वाला है, ये सब अब काम नहीं करता. बट लुक एट व्हाट द एनसीईआरटी इज हाईलाइटिंग. अगर चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर चैप्टर का नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट टॉक्स अबाउट द 1975 इमरजेंसी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर नेम है ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली उसकी डेरिवेशन आएगी. सो चैप्टर नेम को देखो, एनसीईआरटी में जो बोल्ड टेक्स्ट है उसे देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट. बट यस, प्लीज डोंट थिंक कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बाकी सब छोड़ दो. रिमेंबर, 80% of time for 20% of topics. Number 2, studying is useless. Yes, guys, what did Ritvik from Grand Acad say that studying is useless? Grand Acad तो पढ़ाई का चैनल है, पढ़ाई की कंपनी है, तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई यूजलेस है? My God, that's such a controversial statement, bro. Guys, पढ़ाई यूजलेस है, हाँ, लेकिन रिविजन यूजलेस नहीं है. पढ़ाई आप एक बार करते हो, आप घंटे घंटे लगा देते हो एक चैप्टर पे, बट व्हाट वी डोंट रियलाइज व्हेन वी आर इन क्लास 12 इज दैट रिविजन मैटर्स मोर देन स्टडीइंग. इफ यू डोंट रिवाइज, आपने जो भी पढ़ा है आप उसे कचरे में फेंक दीजिए, क्योंकि दैट इज इट्स वैल्यू. If you don't revise, you will 117.85% forget whatever it is that you have studied. 100% से भी ज़्यादा बोल दिया है मैंने. No matter how well you studied, unless and until you prioritize revisions, आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आएंगे. And that is, I'm saying 95 plus का टारगेट. What did I do बेटा? मैं एक बार पढ़ाई करता था, मैं ये फोकस नहीं करता था कि मैं कितनी बार कितना टाइम लगा रहा हूँ एक चीज़ पे. I just looked at the NCERT, taught it to myself, went through a few lectures. I basically taught myself. I gave myself a
लेक्चर ऑन दैट टॉपिक एंड देन आई रियलाइज्ड कि रिविजन मैटर करती है. अगर आपको 95 to 100 मार्क्स लाने हैं, यू मस्ट डू एटलीस्ट 5 रिविजन्स ऑफ अ सब्जेक्ट. सो हाउ डिड आई मैनेज टू डू 5 रिविजन्स ऑफ द एनसीईआरटी? I followed the 3-1-1 method. 3-1-1 method क्या होता है बेटा? कि अगर मैं एक चीज को आज पढ़ रहा हूं, मैं उसी हफ्ते में उसकी 3 रिविजन्स कर डालूंगा. तो एक बार पढ़ाई हो गई और उसी हफ्ते में मैंने उसी चैप्टर की 3 बार रिविजन कर ली. और 1-1 का क्या मतलब है? सपोज मैंने एक चैप्टर आज किया और मैंने उसी हफ्ते में इस चैप्टर की 3 बार रिविजन कर ली. अब रिविजन करने के एक हफ्ते बाद मैं एक और रिविजन करूंगा और एक महीने बाद एक और रिविजन करूंगा. आई स्टार्टेड डूइंग दिस इन नवंबर एंड इट रियली हेल्प्ड मी. लेट पढ़ाई शुरू कर रहे हो बेटा, 3-1-1 रूल को आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो. से आपने पढ़ाई कर ली और अब आपके पास 5 दिन है एग्जाम के लिए, तो आप 3 रिवीजन जल्दी से जल्दी करो. 3 days बिफोर द एग्जाम 3 रिवीजन आप लगा दो. एक हफ्ता बचा एग्जाम के लिए, जल्दी से जल्दी 3 दिन लगा के 3 बार रिवीजन कर लो. फिर जो 1-1 वाली रिवीजन है, डू 1 रिवीजन बिफोर द एग्जाम एंड डू 1 रिवीजन 1 hour बिफोर द एग्जाम, जिसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही चाहिए होंगे. सो यूज द 3-1-1 रूल. 3-1-1 रूल अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप मेरा वर्जन यूज कर सकते हो या फिर यू कैन कंडेंस इट, बट द रियलिटी ऑफ दिस रूल इज 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है एंड रिविजन मैटर्स मोर देन स्टडीइंग. देखो बेटा, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय डूइंग इट वंस. और आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है क्लास 12 वाले चैंपियंस की, कि वो एक बार पढ़ते हैं और एक बार पढ़ाई में 20-30 घंटे लगा देते हैं. बोलते हैं आई विल टेक इट स्लो. नो, टेक इट फास्ट बट डू इट मल्टीपल टाइम्स. इट्स बेटर टू गो इन द वाटर 5 to 6 times for 15 minutes each than it is to just spend 3 hours inside the water. जब हम गिटार भी प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, turn the guitar, I can tell you this because I'm a musician. गिटार सीखते वक्त हमें बोला जाता है कि ये नहीं होता कि आप संडे को 3 घंटे खेल लो. It's way better if you just practice for 10 minutes a day, but you do it consistently. It's way better. And 10 minutes in a week means 70 minutes. और Sunday को जो हम कर रहे हैं वो 120 minutes है. But despite that, doing it spread out and doing it consistently for lesser time is way superior. So optimize for revision. Anyway guys, अगर आप सच में एक ambitious student हो, अभी कभी Grand Academy सब्सक्राइब कर दो. ऐसे बढ़िया वीडियोस आपकी फीड में आते रहेंगे. Number 3, I wrote 5 sample papers for each subject. Champion, मैंने आपको बता दिया that you have to go through 5 revisions, but 5 revisions are useless until and unless you're measuring your progress. एक बार रिविजन करी, सपोज बिजनेस स्टडीज की, हिस्ट्री की, तो उसका सैंपल पेपर लगाइए और सैंपल पेपर की आंसर की खुद देखिए, किसी और से इवैल्यूएट कराइए मत. कराना है तो अपनी स्कूल की टीचर से ही कराइए, उन्हीं को ट्रस्ट करिए, बाकी किसी को नहीं ट्रस्ट करिए, या फिर खुद को ट्रस्ट कर लीजिए सैंपल पेपर की आंसर की को देख के. और उसके बाद देखो कि हर रिविजन के बाद मेरे नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं. आपने एक बार पढ़ाई करी, सैंपल पेपर दिया, 50 नंबर आए. दूसरी बार रिविजन करी, आपके 60 नंबर आएंगे. तीसरी बार रिवीजन करी 70 नंबर आएंगे. चौथी बार करी 75 और आप जब 5वां सैंपल पेपर करोगे यू विल स्कोर 79.5. सो प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड. बट अगर आप रिवीजन करते रहोगे यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई विदाउट सैंपल पेपर्स वेयर यू लैक. फॉर एग्जांपल, आपने एक बार रिवीजन कर ली, सैंपल पेपर अटेम्प्ट करे बिना यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको चैप्टर 2 आता है कि नहीं, कि चैप्टर 2 में से अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता उसे आइडेंटिफाई कैसे करें. वो सैंपल पेपर के थ्रू ही करोगे, बिकॉज सैंपल पेपर पूरे सिलेबस को टेस्ट करेगा और आपको अपनी वीक एरियाज खुद पता चल जाएंगी. सो सैंपल पेपर्स आर व्हाट आई डिड. मैंने 5 सैंपल पेपर्स लगाने का गोल तो बनाया था, मेरे से सिर्फ 4 हो पाए क्योंकि प्री बोर्ड्स बीच में आ गए थे. माय गुडनेस, आई थिंक प्री बोर्ड्स रियली इंटरफेयर विद आवर प्रिपरेशन. प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, आई डोंट नो व्हाई, बट या दैट वाज अ रियलिटी. अगर 5 प्री बोर्ड्स में, अगर मैं प्री बोर्ड्स नहीं दे, अगर वो सब इंटरफेरेंस नहीं होती, मैं 5-6 लगाता सैंपल पेपर्स. मेरी रिकमेंडेशन होगी एम फॉर 5. आई स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग. देखो बेटा, आंसर राइटिंग कैन बी बॉइल्ड डाउन टू जस्ट वन फॉर्मूला, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस. उसके लिए बाय द वे सब्सक्राइब कर दो, हम तो इंग्लिश के माहिर हैं, तो उसके लिए तो हम आपको वीडियो दे देंगे. ऑल अदर स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स, जो न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो आंसर राइटिंग इतनी मैटर ही नहीं करती, बस नीट एंड क्लीन लिखो. आंसर राइटिंग बॉइल्स डाउन टू वन फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, दैट इज इट. अब आप घंटे लगा लो राइटिंग पे, इट डजंट मैटर बिकॉज इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग. आपकी सिर्फ 2 चीजें इवैल्यूएट होती हैं. नंबर 1 इज द आंसर लेजिबल, क्या उसे एक सर्टन फॉर्मेट में लिखा गया है, पढ़ने में आसानी है, लाइंस छोड़ी हुई हैं, हैंड राइटिंग ठीक है, नीट है, क्लीन है. ये एक क्राइटेरियन हो गया. दूसरा क्राइटेरियन क्या है, मार्किंग स्कीम जो डिमांड कर रही है कि आपने वो लिखा है. और अगर ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं तो आपके जितने भी नंबर हैं उतने नंबर आपको मिल जाएंगे. कंटेंट तो भरा हुआ है गाइस. और सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों को ट्रैप करा जाता है आंसर राइटिंग का. आंसर राइटिंग का क्या हुआ है भाई? आंसर राइटिंग इज जस्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इफ यू आर आस्क्ड समथिंग अबाउट हरप्पा, इंट्रोडक्शन में हरप्पा को डिफाइन कर दो, बॉडी में जो भी आपको हरप्पा के बारे में पता है उसमें लिख दो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा
पूछ रहा है, फीचर्स ऑफ हरप्पा, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, और कंक्लूड कर दो जो भी आपने आंसर में लिखा है उसको कंक्लूड कर दो, समरी डाल दो एक 2 लाइन 3 लाइन की, दैट इज इट। और अगर आपने एनसीईआरटी की सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं उसमें तो आपका नंबर मिल जाएंगे। सो आई स्टॉप फोकसिंग ऑन दिस। मेरे टाइम पे भी मैं जब बोर्ड एग्जाम दे रहा था तब इतना कंटेंट होता नहीं था आंसर राइटिंग पे, बट आंसर राइटिंग स्टिल बच्चों के बीच में बहुत बातें होती थी इसके बारे में। वो हम आंसर्स कंपेयर करते थे, देखते थे कि यार फर्क क्या है। नो ट्रिक्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। द रियलिटी इज इफ यू नो द सवाल एंड व्हाट द सवाल इज आस्किंग, आंसर राइटिंग डजंट मैटर बियॉन्ड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। द ट्रूथ, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स अच्छे नहीं हैं, इट्स नॉट बिकॉज यू डोंट नो आंसर राइटिंग, द ट्रूथ इज यू हैवंट मास्टर्ड द मटेरियल। बिकॉज आपने कोई परफेक्ट सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया, या फिर आपने कोई कोर्स नहीं देखा, या फिर आपने कोई सैम्पल पेपर की एनालिसिस ढंग से नहीं करी। नो, द रियलिटी इज you do not know the material enough if your answer writing you think is a problem. Interested in sharing fluff? Grand Acad has immense values. We only want to give value to you and that is one of our values. The only reason that you're not satisfied with your answer writing, एक issue हो सकता है intro body conclusion आपको नहीं पता या फिर वो neat नहीं है। दूसरा issue क्या हो सकता है, जो main issue होता है, आपको material mastery नहीं हुई है। Master your material to such a level that it just flows out of you. The answers just flow out of you and you don't even have to think while you're doing it. That is what I focused on. मैं subject material को master करूं because answer writing is going to be incredibly useless. अगर मैं उस पर time बिताता रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। Number 4, I prioritized English. मैं ये आपको हर वीडियो में बताता रहूंगा बिकॉज रेपिटेशन, लाइक आई सेड, रिविजन मैटर करती है, तभी आपको चीजें याद होती हैं। अगर आप इंग्लिश को ध्यान नहीं दोगे आप नंबर भूल जाइए। इंग्लिश को इग्नोर करके समझना कि आप कूल हो, दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। इंग्लिश इज 20%, आई वांट टू रिपीट दिस टू यू, 20% ऑफ योर बोर्ड एग्जाम मार्कशीट। विल यू इग्नोर 20% ऑफ योर बोर्ड एग्जाम मार्कशीट? आई डू नॉट थिंक सो। सो प्रायोरिटाइज इंग्लिश। दिन के 30 से 45 मिनट्स दो इंग्लिश के लिए। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस को देखिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को देखिए। आंसर राइटिंग उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक आई सेड, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। राइटिंग स्किल्स जो आते हैं उसकी भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश के अलावा इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। बट इंग्लिश को पढ़ो। मेरे से पढ़ना चाहते हो, मैंने लॉन्च कर दिया है हमारा ग्रैंड अकाड का इंग्लिश बैच। उसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट्स, आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स, क्योंकि इंग्लिश में आंसर राइटिंग मैटर करती है, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, भर भर के पीडीएफ्स दूंगा, भर भर के लेक्चर्स मिलेंगे। इससे ज्यादा वैल्यू वाला कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश के मार्क्स प्यारे हैं। ये डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, यार आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू बिकम एन इंग्लिश चैंपियन विद ग्रैंड अकाड। द फिफ्थ पॉइंट आई हैव फॉर दिस वीडियो इज दैट I believed in myself, no matter what people were telling me, because I told you कि मैं नवंबर तक तो फेल हो रहा था. There were people around me that said कि it's going to be very difficult, and that was true. They were looking out for me, but there were also people that said I can't do it. But I didn't listen to them. I didn't even listen to myself, because मेरी खुद की insecurity, मेरी खुद की doubt मुझे कहती थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं उस चीज़ को सुन लेता तो मेरे इतने नंबर नहीं आते. So you need to develop that level of confidence in yourself. लेकिन confidence ऐसे नहीं आता बोल बोल के कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ. कॉन्फिडेंस आता है रिजल्ट से. अगर आपके 50 आ रहे हैं, मैंने आपको जो रिवीजन स्ट्रैटेजी दी है उसको करिए. जब आपके सैम्पल पेपर्स में 70 आने लगेंगे तब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद नेचुरली आ जाएगा. आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना होगा. सो खुद को अच्छी तरीके से ट्रीट करिए. थोड़ी मैं आपको टिप्स दे दूँ तो 8 से 9 घंटे सोइए. प्लीज़ डोंट सैक्रिफाइस स्लीप. ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं. आई विश कोई मुझे 12th में बता देता. जो भी आपका रूटीन है उसमें जितनी पढ़ाई कर सकते हो करो. डोंट मेक लाइक वेरी ग्रैंड चेंजेस कि आप 5 बजे सोते हो तो अब आप कह रहे हो कि मैं 5 बजे उठ जाऊँगा. धीरे धीरे करके वो चेंजेस करने चाहिए. बट हाँ, थोड़ी अगर आप 8-9 बजे उठ सकते हो उठ जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका तो 10:30 बजे होता है. तो वही एक बात है, नाइट आउल मत बनो इतना. फूड, ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड. इस टाइम बीमार नहीं होना चाहिए हमें. And yeah, just treat yourself kindly, get some physical movement in, and you'll do very well, my dear champion. Grand Acad believes in you. Okay guys, comment down below आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो. We will be very happy to make them for you. And English में नंबर अपने पक्के कर लो by joining the course. Link is in the description, pinned comment और QR code यहाँ पे है. All right, till next time, keep winning, you champions.